मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने, क्योंकि मैं एक ऐसे संघर्ष पर चर्चा कर रहा हूं जो भारत की अवधारणा के लिए मौलिक है। पहचान, जमीन और सम्मान का संघर्ष। ये असम में आदिवासी समुदाय का अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा और भूमि अधिकारों के लिए लंबे समय से चल रहा राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं कि कृपया मेरे चैनल ट्राइबल आईक्यू को सब्सक्राइब करें और अपने मूल्यवान मित्रों और परिवारों को समर्थन दें। आपका एक लाइक और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखेगा और यह निश्चित रूप से चैनल के एल्गोरिदम में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह हमारे विविध राष्ट्र में एकीकरण, मान्यता और न्याय की व्यापक चुनौतियों का एक सूक्ष्म रूप है। मेरे विचार 3 भागों में विभाजित होंगे। पहला, आदिवासी समुदाय इतने लंबे समय से आंदोलन क्यों कर रहा है। दूसरा, सरकार द्वारा इन अधिकारों को नकारने के पीछे के जटिल कारण। और तीसरा, इस संघर्ष के गहरे कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ, खासकर जब हम एक और चुनावी चक्र के करीब पहुंच रहे हैं। आदिवासी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह अंतर्निहित कारण है। आइए समझें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब हम असम के संदर्भ में आदिवासी कहते हैं तो हम मुख्य रूप से चाय जनजातियों या चाय बागीचा जनास्ती वंशजों के लिए संयुक्त राष्ट्र के भारत के राज्यों के मध्य भारतीय क्षेत्रों से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लाए गए थे और 19वीं शताब्दी के मध्य में 150 से अधिक वर्षों तक आदिवासी असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। हाथों ने उन पत्तियों को फेंक दिया है जो प्रसिद्ध चाय उद्योग का निर्माण करते हैं। फिर भी पीढ़ियों के लिए वे मार्जिन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से रहते हैं। उनका आंदोलन 2 मूल मांगों से उत्पन्न होता है। संख्या 1, अनुसूचित जनजाति एसटी स्थिति। वर्तमान में चाय जनजातियों जैसे समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वे तर्क देते हैं कि उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक हाशिएकरण और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन किसी भी अन्य जनजातीय समुदायों की एसटी स्थिति के मानदंडों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। उन्हें भारत के अन्य राज्यों में एसटी की स्थिति दी जाती है, तो वे असम में ऐसा करने के लिए विशेषाधिकार क्यों नहीं है? सेंट स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे राजनीतिक सशक्तिकरण कहा जाता है। यह उन्हें विधायी विधानसभा और संसद में आदिवासी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की गारंटी देगा, जिससे उन्हें नीतियों में प्रत्यक्ष कहना है जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। दूसरा यह होगा नौकरी और शिक्षा कोटा। एसटी स्थिति सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के साथ आता है। गरीबी के चक्र से बाहर सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी। तीसरा, मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि एसटी स्थिति असम संवैधानिक सुरक्षा उपायों के आदिवासी को देगी। यह उन्हें भूमि अलगाव के खिलाफ और उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगी। एसटी स्थिति के बिना वे कम से कम राजनीतिक संघर्ष के साथ एक बड़े जनसांख्यिकीय ब्लॉक बने रहते हैं, जो मान्यता के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात भूमि पट्टा अधिकार है। उनके संघर्ष का दूसरा स्तंभ भूमि के लिए है। पीढ़ियों के लिए आदिवासी समुदायों ने चाय बागानों के भीतर नामित श्रम लाइनों में रहते हैं, लेकिन इन भूमि का स्वामित्व चाय संपत्ति कंपनियों के स्वामित्व में है। वे सबसे अच्छे किराएदारों से इच्छा पर हैं। जब एक चाय का बगीचा बंद हो जाता है या श्रमिकों को पीछे छोड़ देता है, जो दुखद आवृत्ति के साथ होता है, तो इन परिवारों का सामना न केवल बेरोजगारी नहीं बल्कि भी बेकार है। उनके पास अपनी खुद की कॉल करने के लिए कोई जमीन नहीं है, बैंक को कोई संपत्ति नहीं है, वैकल्पिक कृषि के लिए कोई जगह नहीं है। अपने घरों और कुछ खेती योग्य भूमि के लिए पट्टा या कानूनी भूमि कार्यों की मांग आर्थिक सुरक्षा और आश्रय
और गरिमा के लिए एक मौलिक अधिकार की मांग है। तो दशकों से उनकी रोना रही है, हमें पहचाने कि हम कौन हैं और हमें वह भूमि दें जो हम रहते हैं। ये एक असाधारण मांग नहीं है, यह नागरिकता की मूल बातें के लिए एक याचिका है। अब चलो भाग दो, बढ़ जाए। सरकार का इनकार, राजनीति और जनसांख्यिकी का एक वेब। यदि मांग इतनी स्पष्ट है और जरूरत बहुत सख्त है, तो राज्य ने लगातार उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया है? कारण असम की जटिल और अक्सर अस्थिर राजनीति में उलझन में है। सरकार को राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के डर के अच्छे कारण है। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आदिवासी चाय जनजाति समुदायों को एसटी स्थिति प्रदान करना आमंत्रित रूप से असम के राजनीतिक मानचित्र को दोहराता है। यह नए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को बनाएगा और कई मौजूदा लोगों में मतदाता गतिशीलता को बदल देगा। इस संभावना को परेशानियों की स्थापना राजनीतिक दलों की स्थापना की गई। खासकर वे असमिया भाषी राष्ट्रवादी समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने राजनीतिक प्रभाव को कमजोर पड़ने से डरते हैं। फिर से मौजूदा एसटी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारक। असम में पहले से ही बोडो, मिशिंग्स, कर्बिस और अन्य लोगों की तरह कई स्वदेशी जनजातियां हैं जो एसटी स्थिति का आनंद लेती हैं। इन समूहों के बीच एक आशंका है जो सेंट पाई आरक्षित सीटों और नौकरियों की सीमित संख्या को साझा करते हैं। चाय जनजातियों जैसे बड़े आबादी वाले समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा को तेज कर देगा और लाभ के अपने हिस्से को कम करेगा। इसलिए सरकार एक कसौटी पर चढ़ने के लिए एक जनजातीय समूह को अलग करने से डरती है। एक मेरे दिमाग में आता है कि यह स्वदेशी का विवादास्पद मुद्दा है। एक सतत और अक्सर राजनीतिक रूप से चार्ज तर्क यह है कि आदिवासी असम के मूल निवासियों नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इस कथा का उपयोग उनकी वैधता पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि स्वदेशी जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा के लिए दावेदारों के रूप में ये आदिवासी 150 साल के इतिहास और राज्य में योगदान को अनदेखा करता है, जो संबंधित पदानुक्रम पैदा करता है। आदिवासी के इस अधिकार के खिलाफ नेताओं ने भूमि की कमी तर्क व्यक्त किया है। भूमि पट्टियों के मुद्दे पर सरकार अक्सर भूमि की कमी को कम करती है और वन भूमि, वन्य जीवन अभयारण्य और अन्य समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये वैध चिंताएं हैं। आदिवासी तर्क देते हैं कि वे नई भूमि के लिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन पीढ़ियों के लिए उनके भूमि पर कानूनी शीर्षक के लिए। अतीत और उपस्थिति की सरकार द्वारा इनकार करना उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में, सरकार का इनकार आदिवासी दावे में योग्यता की कमी पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के एक गणना की गई राजनीतिक कैलकुस पर, जहां आदिवासी अक्सर हारने वाली तरफ से होते हैं। आइए कानूनी प्रभाव और चुनावी युद्ध क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यह हमें वर्तमान दिन और लुमिंग चुनावों में लाता है। यह संघर्ष अब चाय बागों तक ही सीमित नहीं है। यह बड़े पैमाने पर प्रभाव के साथ असम की राजनीति में एक केंद्रीय गलती रेखा बन गया है। यह कानूनी प्रभाव क्या है? दोस्तों को वादे याद है, लेकिन आइए वादा बनाम रियलिटी देखें। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारों ने वादे किए हैं। बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन समुदायों को एसटी स्थिति देने का वादा किया, लेकिन कहने के लिए खेद है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था। सत्तारूढ़ गठबंधन देने में विफल रहा है। यह अब कानूनी और राजनीतिक जांच का विषय है। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने सार्वजनिक चेतना और अदालतों में इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए याचिकाएं शुरू की हैं और आंदोलन किए हैं। लेकिन कोई यह भी समझ सकता है कि यह अब क्यों है। संवैधानिक नैतिकता का एक परीक्षण, निरंतर इनकार, न्याय, समानता और सबसे पिछड़े समुदायों के उत्थान के संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति
राज्य की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। अदालतों को निर्णय लिया जा सकता है कि सरकार की निष्क्रियता संवैधानिक रूप से मान्य है या नहीं। भूमि अधिकारों और आंदोलन के लिए भूमि पट्टियों की अनुपस्थिति ने विरोध प्रदर्शन किया है, कभी कभी हिंसक मोड़ते हैं, जैसा कि अतीत में देखा गया है। राज्य एक संभावित टिंडर बॉक्स पर बैठा है। विकल्प प्रदान किए बिना बगीचे की भूमि से परिवारों को बेदखल करने का कोई भी प्रयास महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। क्यों राजनीतिक दल पतली बर्फ पर चल रहे हैं? आने वाले चुनावों में प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे या महत्वपूर्ण होंगे? लोकतंत्र के नृत्य में जो एक चुनाव है, हर वोट गिना जाता है और आदिवासी समुदाय एक बड़े पैमाने पर केंद्रित वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासी वोट मेरे दोस्तों को किंगमेकर भूमिका निभाते हैं। आदिवासी चाय जनजाति वोट 30 से 40 से अधिक विधानसभा सीटों में प्रभावशाली होने का अनुमान है। सरकार बना या तोड़ सकता है। आदिवासी अब किसी भी पार्टी के लिए एक कैप्टिव वोट बैंक नहीं है। आदिवासी अब मुखर हैं, अपने अधिकारों को उनके समर्थन के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मांगते हैं। आदिवासी समुदाय के नेताओं और संयुक्त आदिवासी के विभिन्न संगठनों के पास एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए, ताकि जब भी आदिवासी वोटों की तलाश की गई, कोई भी पार्टियां स्पष्ट स्टैंड लेने के लिए मजबूर हो जाएं। बीजेपी को अपने वादे और प्रदर्शन के बीच के अंतर को समझाने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। असम जतिया परिषद जैसे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को अपने कारण को चैंपियन करके इस समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समर्पित आदिवासी राजनीतिक संगठनों के उदय को देख रहे हैं, सिग्नलिंग करते हैं कि यदि मुख्य धारा की पार्टियां नहीं सुनेंगे तो वे अपनी खुद की राजनीति बनाएंगे। यह संकेत देने का एक तरीका है कि आप केवल वादे पर आदिवासी वोट नहीं खरीद सकते हैं। सेंट कार्ड के लिए बहुत जल्द हम आखिरी मिनट की घोषणाओं की एक झुकाव की उम्मीद कर सकते हैं, या चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे की जांच के लिए समितियों की स्थापना की उम्मीद कर सकते हैं। एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति। लेकिन दोस्त, मैं आदिवासी समुदाय से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से परिपक्व हम कैसे बन गए हैं? यदि हम अन्य जनजातीय समुदायों की तरह एकजुट हैं, तो कोई भी खाली वादे से हमें शांत करने में सक्षम नहीं होगा। आदिवासी को ठोस विधायी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और कोई अन्य वादा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह न्याय पर एक जनमत संग्रह होना चाहिए। आखिरकार आदिवासी समुदाय के लिए आने वाला चुनाव एक जनमत संग्रह है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करने का मौका है जिन्होंने वास्तव में उनके कारण के लिए काम किया है, और उन लोगों को दंडित किया है जिन्होंने अपने वोट दिए हैं। आदिवासी आंदोलन राजनीतिक अभियानों को आकार देगा, घोषणा पत्र को प्रभावित करेगा और आखिरकार तय करेगा कि दिसपुर में अगली सरकार कौन बनती है। अंत में असम में आदिवासी संघर्ष एक व्यक्ति की कहानी है जो एक श्रम के रूप में संक्रमण से लड़ने के लिए यह ऐतिहासिक अन्याय और समकालीन राजनीतिक योग्यता के खिलाफ एक संघर्ष है। एसटी स्थिति और भूमि पट्टियों के लिए आदिवासी मांग एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित भविष्य की तलाश है। सरकार का इनकार गठबंधन राजनीति और प्रमुख चिंताओं के कठिन समझौता का प्रतिबिंब है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इस संघर्ष का संकल्प भारतीय लोकतंत्र का एक वास्तविक परीक्षण होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देगा। क्या हमारी प्रणाली अपने सबसे हाशिए वाले समुदायों की आकांक्षाओं को समायोजित कर सकती है? क्या यह न्याय देने के लिए पहचान राजनीति से परे हो सकता है? आने वाले चुनाव सिर्फ एक और राजनीतिक लड़ाई नहीं है। मान्यता के लिए वे इस लंबी लड़ाई में अगले अध्याय है। आदिवासी समुदाय अब अपने अधिकारों के लिए नहीं पूछ रहा है, यह दावा करने के लिए अपनी शक्ति को चलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी मांग की आवाज सिर्फ असम के चाय बागानों में नहीं,
बल्कि सत्ता के हॉलवे में। और यह एक ऐसी आवाज है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के जनजातियों के विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें और आइए हमारी विविध विरासत और सांस्कृतिक गौरव को समझें। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ट्राइबल IQ।